नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश राज की, खास तौर पर उन नीतियों की जिन्होंने लगभग 200 सालों तक सिर्फ भारत पर राज ही नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। ये सवाल ना अक्सर जहन में आता है कि आखिर मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले भारत पर करीब करीब 200 साल तक राज कर कैसे पाए। तो इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उनकी बहुत ही चालाकी से बनाई गई नीतियों में ही छिपा हुआ है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरी व्यवस्था को। देखिए, एक बात तो साफ है, ब्रिटिश राज का मकसद भारत का भला करना या उसका विकास करना कभी था ही नहीं ना। इसके पीछे तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, बेरहम और नपातुला हिसाब किताब चल रहा था। उनकी पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी ना, वो असल में 4 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, भारत की जमीन से जितना हो सके उतना पैसा, उतना रेवेन्यू निचोड़ लो। दूसरा, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल्स यहीं से ले जाओ। तीसरा, भारत को ही अपने बने बनाए सामान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बना दो। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी, इन सब चीजों को पक्का करने के लिए अपना पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, अपना शिकंजा कस कर रखो। और इस कंट्रोल की शुरुआत कहाँ से हुई? जमीन से। अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू के ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए जिनका एक ही मकसद था, भारत की जमीन से दौलत को खींचना। अब जमींदारी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। इस सिस्टम ने ना जमींदारों का ऐसा नया क्लास खड़ा कर दिया जो अंग्रेजों के पक्के वफादार बन गए, और बेचारा असली किसान, वो अपनी ही जमीन पर एक किराएदार की तरह हो गया। तो जमींदारी हो या रैयतवाड़ी, या हम देख सकते हैं कि टारगेट तो एक ही था, बस रास्ते अलग अलग थे। मतलब चाहे बीच में जमींदार हो या फिर सीधे किसान से पैसा लिया जाए, एंड गोल हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन ही था। अच्छा, एक और सिस्टम था, महालवाड़ी। इसमें क्या था कि टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव की होती थी, जिसे महाल कहते थे। सोचिए, पूरे गांव पर एक साथ कितना प्रेशर रहता होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिस्टम चाहे कोई भी रहा हो, नतीजा हमेशा एक ही निकला। भारतीय किसान का भयंकर शोषण, सिर पर चढ़ता हुआ कर्ज और कभी न खत्म होने वाली परेशानियां। तो जमीन पर तो कब्जा हो गया, अब ये शिकंजा धीरे धीरे खेतों से निकलकर बाजारों तक पहुंच गया। और इसका सीधा असर पड़ा भारत के लोकल ट्रेड पर। उसकी तो जैसे कमर ही तोड़ दी गई। और इसकी शुरुआत हुई एक चीज से, जिसका नाम था दस्तक। अब ये दस्तक क्या था? ये समझिए कि एक तरह का ट्रेड परमिट था, एक गोल्डन पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को मिलता था। इससे वो बिना कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स दिए अपना सामान इधर उधर ले जा सकते थे। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी जमकर हुआ, और यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। ये जो एक छोटा सा ट्रेड पास था, उसने पूरे बाजार का माहौल खराब कर दिया। कंपनी के अफसर लोग अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे। मतलब उनका माल टैक्स फ्री, और बेचारे भारतीय व्यापारियों को भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। नतीजा, उनका दिवाला निकल। ये जो टैक्स पॉलिसी थी ना, वो पूरी तरह से भेदभाव वाली थी। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म किया जा सके। एक तरफ भारत में बने सामान पर इतना ज्यादा टैक्स, और दूसरी तरफ ब्रिटेन से आए सामान पर या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का ये पूरा सिस्टम इतने सालों तक टिका कैसे रहा? इसे किस चीज ने पकड़ कर रखा था? जवाब है एडमिनिस्ट्रेशन का वो आयरन फ्रेम, जिसे बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS, जिसे स्टील फ्रेम कहते थे। असल में उसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई भी भारतीय किसी ऊंचे या पावरफुल पद पर पहुंच ही ना पाए। सोचिए, एग्जाम होता था इंग्लैंड में, सिलेबस ऐसा जो ब्रिटिश लोगों को फायदा पहुंचाए, और एज लिमिट भी इतनी कम रखी गई थी कि तैयारी करना ही मुश्किल हो जाए। और अगर पुलिस और अदालतों की बात करें तो कहने को तो वो न्याय और सुरक्षा के लिए थे, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। पुलिस का काम आम लोगों की हिफाजत करना कम और ब्रिटिश राज की हिफाजत करना ज्यादा हो गया था। और रही बात अदालतों की, तो वो आम भारतीय के लिए इतनी महंगी और पेचीदा थीं कि वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। अब फिर आया उनका सबसे बड़ा और सबसे बदनाम हथियार, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ताकि भारतीयों के बीच जो एकता पनप रही थी उसे तोड़ा जा सके। और इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है 1905 का बंगाल का बंटवारा।
तो अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कैसे काम करता था, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे शोषण के इसी सिस्टम ने अपने ही अंत की कहानी लिखनी शुरू कर दी। सोचिए, पूरे 200 साल इन सारी नीतियों का जो मिला जुला असर हुआ, उसने पूरे देश में एक बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर दिया। जाहिर है, लोगों के मन में गुस्सा और असंतोष भरने लगा। और यहीं से हमें एक पूरी चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले आई शोषण वाली नीतियां। उन नीतियों से लोगों में गुस्सा और असंतोष फैला। उस गुस्से का नतीजा था 1857 का महान विद्रोह, और फिर उसी विद्रोह की चिंगारी से एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की आग भड़की। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस सिस्टम को परमानेंट कंट्रोल के लिए बनाया गया था, उसी सिस्टम ने अनजाने में ही सही उन ताकतों को पैदा कर दिया जिन्होंने आखिर में उसे जड़ से उखाड़ फेंका। और आज की इस बातचीत को हम इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिएगा, क्या शोषण और जुल्म पर बना कोई भी सिस्टम आखिर में खुद ही अपने खात्मे की वजह बन जाता है?